नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने छठे पाठ के दो पार्टों का अध्ययन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनके नियम पढ़े थे, और हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे विस्तार से। देखते हैं किस प्रकार दिया हुआ है। तो उत्प्रेरक हम यदि सामान्य भाषा में समझे कि क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तो क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं उसको, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी अभिक्रिया हो रही है उसमें यदि उनको डाला जाए उत्प्रेरक को, तो वो क्या करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं या उनके वेग को कम कर देते हैं। तो स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक। वैसे हम सामान्य भाषा में समझे कि यदि कोई हमारे समाज में होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे पर संकट बढ़ा देते हैं या उनमें क्या कर देते हैं, उनका झगड़ा करवा देते हैं, और स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित, उनसे बचे रहते हैं। उसी प्रकार आपका क्या होता है, उत्प्रेरक होते हैं। जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तो परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। यानी उत्प्रेरक की ये जो घटना घटित होती है, इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार, जैसे ये कोई अभिक्रिया हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसकी अभिक्रिया हो रही है, उसको यदि गर्म कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस में ऑक्सीजन बन रही है। ये तो क्रिया क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन जब इनको क्या करते हैं, जब ये इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है तो इसकी अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होने लगती है। ये क्या है आपका उत्प्रेरक। यानी स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं है, स्वयं का संगठन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार आपका क्या है, निकल उत्प्रेरक है, जो वनस्पति तेल से क्या बना रहा है, वनस्पति घी बनने की जो क्रिया है, उसमें यदि निकल उत्प्रेरक डाला जाए तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। ये होते हैं आपके उत्प्रेरक। अब अलग अलग पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्प्रेरकों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग क्रियाओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवस्था के आधार पर कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं। तो अवस्था के आधार पर आपके दो प्रकार के उत्प्रेरक माने जाते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है सममांगी उत्प्रेरक, और दूसरा कौन सा होता है आपका, विसमांगी उत्प्रेरक। अब समांगी उत्प्रेरक कौन से होते हैं, तो समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की जो भौतिक अवस्था समान होती है, तो वे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, आपके सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, सममांगी उत्प्रेरण। क्या होता है सममांगी उत्प्रेरक, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक, उत्पाद और जो आपका उत्प्रेरक है, तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या हो, समान होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका सममांगी उत्प्रेरक। और सममांगी उत्प्रेरक की जो घटना है वो क्या कहलाती है, आपकी सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ये तो हो गया सममांगी उत्प्रेरक। अब है विसमांगी। विसमांगी इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। कैसे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या हो सकती है, अलग अलग होती है। वो क्या कहलाता है, आपका विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अब क्या होता है इस विसमांगी में, इसमें जो भौतिक अवस्था है तीनों की, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती। इसमें दो की एक जैसी हो सकती है, या तीनों की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये क्या कहलाता है, आपका विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और विसमांगी उत्प्रेरक की जो घटना घटित होती है वो क्या कहलाती है, आपकी विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है आपका। ये है आपका विसमांगी उत्प्रेरक और सममांगी उत्प्रेरक।
अब जो समांगी उत्प्रेरक है, ये जो आपकी है ना सिद्ध, जो आपने जैसे उत्प्रेरक की परिभाषा लिखी, उसके बाद में सीधा इतना ही लगाना आपको उत्प्रेरण में आपको सीधा इतना ही लगाना है कि ये घटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। और जैसे आपकी समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा लिखते हो तो इसमें यानी समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा क्या लिखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और ये घटना क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरण। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, विसमांगी में तीनों की भौतिक अवस्था असमान है और ये घटना क्या कहलाती है, असमान है तो क्या कहलाता है, विसमांगी उत्प्रेरक। और विसमांगी उत्प्रेरक की घटना क्या कहलाती है, विसमांगी उत्प्रेरण। अब देखते हैं इसमें उदाहरण में हम यदि देखें, उदाहरण में हम इसमें दे रखा आपको कि यदि ये आपका है मैथिल एसीटेट है और मैथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ करवाई जा रही है, तो इसमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है और प्लस में आपको जो है आपका मेथनोइक अम्ल है वो प्राप्त हो रहा है, मैथिल एल्कोहल है वो प्राप्त हो रहा है। मैथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल दोनों प्राप्त हो रहे हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें हमें क्या देखना है कि तीनों की भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, समान। तो आपका जो मैथिल एसीटेट है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो आपका जल है वो लिक्विड फॉर्म में है ही। और ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी क्या है, द्रवावस्था में है। और जो आपका एसिटिक अम्ल और जो आपका मैथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है ये भी क्या है, ये भी सभी लिक्विड फॉर्म में है, सभी किस फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है। तो हमने क्या पढ़ा था समांगी उत्प्रेरक में कि तीनों की भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, समान। किस किस की, जो आपका अभिकारक है, उत्पाद है और वो क्या है आपका उत्प्रेरक। तीनों की भौतिक अवस्था इसमें क्या है, समान है। तीनों किस अवस्था में, ध्रुव अवस्था में। इसलिए ये क्या कौन सा हो गया, समांगी उत्प्रेरक हो गया। और ये घटना क्या कहलाती है इस अभिक्रिया की, समांगी उत्प्रेरण। इसी प्रकार आपको दूसरा उदाहरण दे रखा है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। और आपको कौन सा उत्प्रेरक ले रखा है, आपको इसमें आपको ये उत्प्रेरक ले रखा है, इसकी जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, कौन सी है, गैसीय फॉर्म में। तीनों को किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। इसीलिए ये कौन सा हो गया, समांगी उत्प्रेरक। अब देखते हैं विसमांगी के उदाहरण। विसमांगी में देखते हैं कि कौन सी प्रकार की क्रिया देखने को मिलती है। विसमांगी में हम देखते हैं तो विसमांगी में हमें देखने को मिलता है कि जो तीनों की भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, या दो की समान हो सकती है, तीनों की अलग अलग। देखते हैं इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया करवाई जाती है तो कौन सा प्राप्त होता है आपको, अमोनिया। तो आपको जो नाइट्रोजन है वो गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। और ये जो अमोनिया है वो भी किस फॉर्म में होती है, गैसीय फॉर्म में। लेकिन जो आपका उत्प्रेरक है वो किस फॉर्म में है, इसमें सॉलिड फॉर्म में है। कौन सा है, आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। यानी भौतिक अवस्था क्या हो गई, अलग हो गई। और इसी प्रकार हम दूसरे में देखते हैं वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल से कौन सा प्राप्त हो रहा है आपको, वनस्पति घी। किस प्रकार, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन को जब वनस्पति तेल साथ मिलाया जाता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है आपका, वनस्पति घी बनता है। और उत्प्रेरक कौन सा है, निकल उत्प्रेरक। अब जो वनस्पति घी है इसकी तो फॉर्म कौन सी है, लिक्विड फॉर्म में है, तेल है। और जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है। आपका जो उत्प्रेरक है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और वनस्पति घी है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसलिए तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो गई, अलग हो गई। तो ये क्या कहलाएगा आपका, विसमांगी उत्प्रेरक। और विसमांगी उत्प्रेरक की जो घटना है ये क्या कहलाती है आपकी, विसमांगी उत्प्रेरण। ये थे आपके समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक। अब देखते हैं इसमें आगे, वो तो थे आपकी अवस्था के आधार पर। अब हम देखते हैं कि क्रिया करने के आधार पर कौन कौन से प्रकार के आपके उत्प्रेरक होते हैं। तो इसमें क्रिया करने के आधार पर आपको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो देखते हैं कौन कौन से दे रखे इसमें। पहला है आपका धनात्मक उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर पहला कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरक। अब धनात्मक उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में हम देखें तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले हैं वो उत्प्रेरक कौन से होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक कौन सा हुआ, यानी वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं,
यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो कौन से उत्प्रेरक होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे इसमें दे रखा है आपको, ये कोई अभिक्रिया दे रखी है पोटेशियम क्लोराइड की, जिसमें क्या है आपको ये उत्प्रेरक काम में ले रहा है। परमैंगनेट जो उत्प्रेरक है वो काम में ले रहे हैं। परमैंगनेट उत्प्रेरक है, ये क्या है आपका, इस अभिक्रिया के वेग में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, इसकी अभिक्रिया को बढ़ा देता है। पहले क्या है, अभिक्रिया मंद रूप में होती है, धीरे धीरे होती है। जो ही इस उत्प्रेरक को इसमें डालते हैं तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? तेज होती है, इसकी गति, वेग इसका बढ़ जाता है। इसीलिए ये क्या कौन सा हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरी अभिक्रिया आपकी दे रखी है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसमें ये जो उत्प्रेरक है ये क्या करता है? इसका अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो ये कौन सा कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखते हैं आप ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में। तो धनात्मक का विपरीत कौन सा होगा? ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या कर रहा था? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था। अब देखते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण आपको दे रखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो क्रिया है, इससे क्या बनता है आपका? जल और प्लस में ऑक्सीजन बनती है। जब इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, पहले तो ये तेजी से होती है अभिक्रिया, लेकिन यदि इसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? उसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए इसको कौन सा उत्प्रेरक बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? ये कम करता है। और दे रखिए आपको अभिक्रिया के कि क्लोरोफॉर्म है, इसको जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ये, तो क्या बनाता है? फॉस्जिन जो है विषैली गैस बनाता है ये, और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब इसमें पहले तो ये अभिक्रिया क्या होती है? पहले तो अभिक्रिया होती है तेज गति से। यदि इसके अंदर हम इस एल्कोहल को मिला दिया जाए, एथिल एल्कोहल को मिला दिया जाए, तो क्या होगी? अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। कैसे? अब इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका कि ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। ये कौन है? ये जो आपका एथिल एल्कोहल है। अब इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है। क्या देखनी है? कि इसका अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको ऑक्सीजन के सीधा खुला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? यानी क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीजन के साथ यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है। वो कौन सी है? फॉस्जिन नामक विषैली गैस बनाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक हमने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं? ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसमें हमने देखा ग्लिसरॉल का उदाहरण और एथिल एल्कोहल का देख लिया। अब देखते हैं तीसरा जो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक है आपका, वो कौन सा है? स्वतः उत्प्रेरक। तो स्वतः जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वतः यानी इसमें क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही किसका कार्य करे? उत्प्रेरक का कार्य करे, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्वतः उत्प्रेरक। कैसे? कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें उत्पाद ये तो है ही नहीं कि एक साथ सभी उत्पाद बनेगा, धीरे धीरे बनता है। तो जब थोड़ा सा उत्पाद बन जाता है तो वो उत्पाद क्या करता है? वो ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और फिर ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या कम कर देता है। ये क्या कहलाता है? आपका स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक कौन सा हुआ? यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो वो क्या कहलाता है? आपका स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है आपका एथिल एसीटेट का उदाहरण दे रखा है। किसका? एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? आपका जल के साथ, और क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल बनाता है और प्लस में एथेनॉल बनाता है। तो आपका जो यदि ये अभिक्रिया हो रही है और होते क्या है, तो थोड़ा सा उत्पाद कौन सा बन जाता है? पहले एसिटिक अम्ल बनता है। जो ही एसिटिक अम्ल की मात्रा बनती है तो क्या करता है? ये तेजी से अभिक्रिया क्या हो जाती है? तेज गति से होती है।
तो ये क्या कहलाता है, आपका एसिटिक एसिड किस रूप में कार्य कर रहा है, आपका उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है इस अभिक्रिया में। तो अब देखते हैं 4 नंबर वाला, जो चौथा जो है आपका वो कौन सा है क्रिया के आधार पर, जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक जैसे कि नाम से पता चल रहा है जैव उत्प्रेरक, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपके जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया जो जीवों में होती है, जीवों के शरीर में जो अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को जो बढ़ाते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करने वाले कौन से होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन से, एंजाइम है, ये किस रूप में होते हैं, नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं, यानी जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं ये। अब देखते हैं इसमें आपको उदाहरण दे रखा है, आपके शरीर में जो यूरिया है, यूरिया और अमोनिया फॉर्म है, इसमें देखते हैं यूरिया क्या करती है, यूरिया में जल के साथ ये क्रिया करके अमोनिया बनाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्य कौन सा करता है, आपका यूरिएज नामक जो उत्प्रेरक के रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस अभिक्रिया में यूरिया से जल की उपस्थिति में क्या बनता है, अमोनिया बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है वो कौन सा करता है, आपका यूरिएज नामक उत्प्रेरक। ये क्या है, जैव उत्प्रेरक के रूप में है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी एक अभिक्रिया है माल्टोज से। जब हमारे शरीर में माल्टोज से ग्लूकोज बनता है उस समय जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन करता है, आपका माल्टेज नामक उत्प्रेरक है, ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये हो गए आपके जैव उत्प्रेरक। और इसके बाद में ये कौन से थे, 4 प्रकार के हमने क्रिया के आधार पर देखे। पहले 2 कौन से देखे थे आपने, अवस्था के आधार पर। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। आगे है आपका, ये तो थे आपके उत्प्रेरक, लेकिन क्या होता है आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उत्प्रेरक है उनकी क्रियाशीलता को कम और ज़्यादा करने वाले भी कुछ पदार्थ होते हैं। यानी उत्प्रेरक है उसकी भी क्रियाशीलता को कम और ज़्यादा करने वाले कुछ कारक होते हैं। यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। वे होते हैं 2 प्रकार के। एक तो कौन से होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। तो पहले प्रकार का कौन सा, आपका उत्प्रेरक वर्धक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले, यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनको अभिक्रिया के साथ में उत्प्रेरक के साथ में मिलाने पर क्या होता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, वे उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक कौन से हुए, जो उत्प्रेरक के साथ में जब अभिक्रिया में उसको मिलाया जाता है तो क्या होता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब जो उत्प्रेरक वर्धक है ये क्या है कि स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को तो बढ़ा या कम कर देते हैं, लेकिन स्वयं क्या नहीं होते हैं, उत्प्रेरक नहीं होते हैं ये। अब देखते हैं, इसमें उदाहरण दे रखा है आपको उत्प्रेरक वर्धक का। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करके अमोनिया बनाती है आपकी। इसमें कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है, हमने पहले भी देखा था, जो आयरन है ये इसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि आयरन उत्प्रेरक के साथ हम यदि मोलिब्डेनम इसमें साथ मिला दे आयरन के साथ, तो क्या है कि ये आयरन की जो क्रियाशीलता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये क्या कहलाता है, आपका मोलिब्डेनम है ये क्या कहलाता है, आपका उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ये हो गया आपका उत्प्रेरक वर्धक। अब देखते हैं, इसमें एक और उदाहरण दे रखा है आपको, वनस्पति तेल और से हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो क्या बनता है, आपका वनस्पति घी। इसमें हम कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। कौन सा उत्प्रेरक, निकल। जब यदि निकल के साथ हम कॉपर मिला दें, क्या मिला दें, कॉपर यदि मिला दें, तो क्या होगा, इस निकल उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो वृद्धि हो जाती है।
इसमें वृद्धि हो जाती है तो ये जो कोपर है ये क्या कहलाएगा आपका, ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। अब देखते हैं आगे जो आपका दूसरे नंबर वाला है वो कौन सा है आपका, उत्प्रेरक विष। कौन सा है, उत्प्रेरक विष। ये क्या करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को कम करते हैं वो कौन से होते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं। जैसे वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो पदार्थ कम करते हैं वो कौन से कहलाएंगे, आपके उत्प्रेरक विष के रूप में कहलाएंगे। जैसे इसमें आपको उदाहरण दे रखा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके हमने पीछे देखा था अमोनिया बनाता है। लेकिन जब भी इसमें क्या होता है, यदि इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले इसमें हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया है इसमें आयरन के साथ हमने कौन सा मिलाया था, मोलिब्डेनम मिलाया था, MO। तो उसमें क्या हो रही थी, अभिक्रिया जो उत्प्रेरक था आपका उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो रही थी। लेकिन यदि इसमें आयरन के साथ कौन सा मिला दिया जाए, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यदि मिला दिया जाए इसमें, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। इसके बाद में है, ये तो थे आपके उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, जो क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे आपके उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के कौन कौन से गुण हैं, यानी उत्प्रेरक है वो वास्तव में अभिक्रिया में यदि कार्य कर रहा है तो इसके कोई गुण है या ये ऐसे ही कार्य करता है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से गुण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और स्वयं के संगठन और मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी उत्प्रेरक का पहला गुण कौन सा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन स्वयं के संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितनी मात्रा पहले है, जिस प्रकार का संगठन पहले का है उसी प्रकार की रासायनिक संगठन उसका रहेगा। स्वयं के रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। अब दूसरा आपका उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति, यानी दूसरा गुण है इसका कि उत्प्रेरक की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर देती है। तीसरा गुण है इसका कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। यानी ये नहीं है कि एक ही प्रकार का उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया में कार्य करता है, नहीं, तो अलग अलग अभिक्रिया में क्या होता है, अलग अलग उत्प्रेरक कार्य करता है। अब है इसके बाद में उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। यानी उत्प्रेरक का क्या गुण है कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, तो क्या करता है, यदि अभिक्रिया हो रही है उसमें उत्प्रेरक डाला जाता है तो वेग में परिवर्तन कर सकता है। स्वयं अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल क्या करता है, वेग बढ़ाता है अभिक्रिया का। अब जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक है वो अग्र और प्रतीप दोनों दिशा में समान वेग से या समान रूप से कार्य करता है। यानी आपकी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें दो प्रकार की, एक तो उत्पाद से अभिकारक बनना और अभिकारकों से उत्पाद बनना, और दूसरी आपकी जो उत्पाद से अभिकारक बनना, यानी अग्र और प्रतीप अभिक्रिया है उस दोनों में समान रूप से कार्य करता है ये। अब इसके बाद में छठा जो गुण है ये क्या है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यानी उत्प्रेरक का एक गुण होता है कि ये निश्चित ताप पर ही कार्य करते हैं, यदि उस ताप से कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ताप बदलने के साथ ही उत्प्रेरक क्या होते हैं, प्रभावित। ये क्या थे, आपके उत्प्रेरक के गुण थे। अब हमने विस्तार से इस पाठ का अध्ययन किया है। यदि इस पाठ में यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हो। ये आपका पाठ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके आगे का पार्ट है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपको 10th क्लास का पूरा कोर्स का अध्ययन करना है तो सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो। और यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है 10th क्लास की साइंस की तो सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज जो आपको टेलीग्राम
ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जाकर प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।